हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से उतरंग के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नंदिनी को दिखाया जाता है, जो रानी के रूम में आ जाती है और वह देखती है कि रानी तो रूम में है ही नहीं। और नंदिनी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और सोचती है कि रानी कहाँ पर चली गई है। और जैसे ही वह रानी को ढूंढने के लिए नीचे जाती है, तभी हमारा सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रानी तो गार्डन में नंदिनी के द्वारा छुपाई हुई उस गणेश की मूर्ति को ढूंढ रही होती है, जिस मूर्ति को नंदिनी ने गार्डन में छुपाया था। और जैसे ही रानी ढूंढती है तो वह देखती है कि माँ ने उस मूर्ति को यहीं पर ही छुपाया था और वह मूर्ति उसको मिल नहीं रही होती है। और वह जैसे ही आसपास देखती है तो उसे वहाँ पर एक औजार मिलता है, जिस औजार से ज़मीन खोदकर नंदिनी ने उस मूर्ति को दबाया था। और तभी हमारा सीन यहाँ वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। हमें दूसरी तरफ अगले सीन में संक्रांत और अंबिका को दिखाया जाता है, जो एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं और वह किसी टूर पर गए होते हैं। संक्रांत अंबिका को बोलता है कि हम घर जाकर सबको सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि किसी को भी अभी तक यह नहीं पता है कि हम दोनों आ जाने वाले हैं। और तभी अंबिका संक्रांत के आगे बहाना मारने लगती है और बोलती है कि संक्रांत, ऐसा करो, तुम अकेले ही घर चले जाओ, मैं अभी डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। तभी संक्रांत बोलता है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो अंबिका? तभी अंबिका बोलती है कि संक्रांत, हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकती मैं तुम्हें, और अभी हम टूर से आए हैं ना, तो मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैं डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ, जिसमें हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मुझे अभी चेकअप कराना है और इसलिए मैं चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, तुम अकेले ही घर चले जाओ और मुझे बस 2000 रुपये दे दो। तभी संक्रांत अंबिका को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अंबिका संक्रांत को साथ ले जाने के लिए मना कर देती है और वह बोलती है कि संक्रांत, अगर तुम भी चलोगे तो मैं डॉक्टर से खुलकर बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो अपने पति के आगे हम नहीं कर सकते हैं। और संक्रांत समझ जाता है कि अंबिका क्या कहना चाह रही है और वह फिर अंबिका को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपये दे देता हूँ और तुम्हें टैक्सी में भी बैठा देता हूँ, तुम वहाँ पर चली जाओ। और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमारे अगले सीन में हमें मुक्ता, मीठी और आकाश को दिखाया जाता है, जो घर के नीचे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और वे सभी नंदिनी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और तभी बोलते हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं था कि नंदिनी हमारे साथ यह सब चीज़ें करेगी। लेकिन तभी हमें नंदिनी को ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है और जैसे ही नंदिनी नीचे उतर कर आती है, तभी मुक्ता नंदिनी को पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी हम तीनों तुम्हारी ही बात कर रहे थे नंदिनी, हम तीनों ने तुम्हारे ऊपर कितना एहसान किया है और तुमने हमारे सारे एहसानों को पानी में मिला दिया है। और फिर मुक्ता तभी नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि तुम वही नंदिनी हो ना, जिसने हमें अपनी पूरी जीवन भर की कमाई दे दी थी ताकि तुम्हारी बच्ची को अच्छा जीवन मिल सके। और एक आज तुम वही चमेली हो जो मीठी से उसके पति को, आकाश को छीनना चाहती हो। तभी नंदिनी मुक्ता को गुस्से में बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और जैसे ही यह बात सुनकर मीठी और आकाश सुनते हैं तो दोनों ही गुस्से में हो जाते हैं। तभी नंदिनी बोलती है कि मुझे क्या पता था कि मैं उस नर्क में अपना जीवन कैसे काट रही थी और मुझे अब अपना जीवन सुधारने का मौका मिला है, तो मैं क्या उस मौके को भी अपने हाथ से निकाल दूं। तभी बोलती है कि मैं आकाश से प्यार करती हूँ और मैं आकाश के साथ रहना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें कौन सा गलत सपना देख लिया है और जो तुम सब इतना भड़क रहे हो मेरे ऊपर। और आकाश के पास आकर बोलती है कि आकाश, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो क्या? तभी आकाश चिल्लाकर नंदिनी को बोलता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं है नंदिनी, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो बात बोल रही हो मैं फिर से तुम्हारे मुंह से नया सुन लूँ। यह बात आकाश नंदिनी को बोलता है। तभी नंदिनी जैसे ही आकाश के करीब आने को होती है, तभी मीठी चिल्लाती है कि दूर खड़ी हो जा, जाकर तू मेरे पति के पास आकर बिल्कुल ही मत खड़ी हो। तभी नंदिनी आकाश से बोलती है कि आकाश, तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना कि एक घर में
दो बीवियां कभी भी नहीं रह सकती हैं। और फिर एक मुहावरा बोलते हुए आकाश को समझाती है कि जैसे कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो सेम उसी तरह इस घर में मीठी रहेगी या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और यह बात बोलकर नंदिनी जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, तभी मीठी को गुस्सा आ जाता है और मीठी बोलती है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया है नंदिनी, अब तुम चुप हो जाओ। और तुम्हें मैं एक बात और बता दूं कि रानी हमारी बेटी है और आकाश और मीठी रानी के माँ बाप हैं, तुम नहीं हो। तभी नंदिनी मीठी को आकाश को जवाब देती है कि तुझे क्या पता कि मैंने रानी को उस नरक में कैसे पाल रही थी। और फिर बोलती है कि रानी के अंदर मेरा खून है और रानी मेरी बेटी है, मीठी तेरी बेटी नहीं है। और यह बोलती है कि भगवान भी आ जाए तो वह भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तभी हमें अगले सीन के अंदर रानी को दिखाया जाता है जो गार्डन में उस मूर्ति को ढूंढ रही होती है और रानी को वह मूर्ति गार्डन के अंदर से मिल जाती है। और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी हमारा अगले सीन में हमें मीठी, आकाश, मुक्ता और चमेली की ओर फिर से शिफ्ट हो जाता है। तभी नंदिनी मीठी को बोलती है कि मैं उसको उस नरक के अंदर कैसे पाला है तुम्हें कैसे पता, अपने खून से मैंने उसको सींचा है और तू 2 दिन की आज आई हुई उसकी माँ बन रही है और उसका खून का रिश्ता तो मुझसे है ना कि तुझसे। तभी पीछे से मुक्ता चलते हुए आती है और मुक्ता बोलती है कि तुझे याद है ना कि तूने तो सिर्फ उसको जन्म ही दिया है, लेकिन रानी को तो नया जीवन देने वाली तो मीठी ही है और उसी ने ही रानी को उन लोगों से बचाया है जो उसे बेचना चाहते थे। तभी नंदिनी बड़े ही प्यार से बोलती है कि हाँ, मैं मीठी का यह एहसान तो मानती हूँ कि इसने मेरी बेटी को बचाया है। और फिर नंदिनी मीठी को बोलती है कि एक बात तुम याद रख लो, जहाँ पर नंदिनी रहेगी वहीं पर उसकी बेटी रानी भी रहेगी। तभी पीछे से रानी भी आ जाती है जो चमेली की सारी बातें सुन लेती है। और चमेली जैसे ही रानी को देखती है तो वह आकाश और मीठी के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि वह उनके आगे ड्रामा करने लगती है ताकि वह अपनी रानी बेटी को यह दिखा सके कि उसकी माँ को इस घर से निकाला जा रहा है और आकाश और मीठी कितने ही बुरे हैं, वह उसके आगे यह दिखाना चाह रहे थे। नंदिनी को एकदम ऐसा बदलते हुए देखकर आकाश, मीठी और मुक्ता तीनों ही परेशान हो जाते हैं कि नंदिनी यह एकदम से कौन सा रूप आ गया है और जो नंदिनी एकदम से चेंज हो गई है। तभी आकाश को शौक लगता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि अच्छा रानी खड़ी है पीछे। तभी नंदिनी के अंदर इतना चेंज आया है, यह ड्रामे करने लगी है रानी के आगे। और फिर मीठी का भी ध्यान जैसे ही रानी की ओर चला जाता है, तभी नंदिनी रानी के पास आ जाती है और बोलती है कि बेटा, ये तेरी माँ और बाप है, मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं और यह लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। और यही सारी हरकतें नंदिनी रानी के आगे भी करने लगती है। तभी आकाश रानी को अपने पास बुलाता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं, इसलिए हम तुम्हारी इसलिए तुम्हारी मीठी माँ इनको घर से निकाल रही हैं। और फिर आकाश बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मीठी माँ तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। और जैसे ही रानी आकाश की बात सुनती है तो वह सोचने लगती है कि हाँ, मेरी मीठी माँ मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, वो गलत नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर एकदम से नंदिनी रानी के आगे रोने का बहाना करने लगती है। जैसे ही रानी उसके आगे पिघल जाती है, को ऐसा लगता है कि रानी उसके आगे पिघल ही जाएगी, लेकिन एकदम से फिर रानी बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तूने ही मुझे जन्म दिया है और तू ही मेरी माँ है, लेकिन भगवान ने मुझे एक और माँ दी है और वह है मेरी मीठी माँ। और यह बात सुनकर आकाश, मीठी और मुक्ता तीनों खुश हो जाते हैं कि रानी सारी बातें समझती है और वह मीठी से बहुत प्यार करती है। फिर रानी चमेली को बोलती है कि तू तो बहुत ही गंदी है, तू मुझसे बहुत झूठ बोलती है, मैंने तेरे बारे में सब चीज़ जानती हूँ। तभी नंदिनी बोलती है कि तू बेटा मुझे ऐसा कैसे बोल रही है। तभी रानी उस मूर्ति को निकाल कर दिखाती है जो नंदिनी ने गार्डन में छुपाई होती है। और उस मूर्ति को देखकर आकाश बोलता है कि मीठी, यह तो वही मूर्ति है जो माँ ने तुम्हें दी थी। और जैसे ही मीठी उस मूर्ति को देखती है तो उसको भी याद आता है कि यह मूर्ति तो वही है जो हमारे रूम में से काफ़ी दिनों पहले चोरी हो गई थी और यह मूर्ति तो हमें मिल भी नहीं रही थी। तभी मीठी बोलती है कि बेटा,
तुम्हें यह मूर्ति कहाँ से मिली है? तभी रानी बोलती है कि माँ, मुझे यह मूर्ति गार्डन में से मिली है और यह मूर्ति चमेली ने छुपाई थी। तभी आकाश रानी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बेटा, तुम सही कह रही हो ना? जो तुम बोल रही हो सच है ना? वो यह पक्का चमेली ने ही इस मूर्ति को छुपाया है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? तभी रानी बोलती है कि हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको गार्डन में मूर्ति छुपाते हुए, और मैंने इसको पूछा भी था कि तू यह मूर्ति कहाँ से लेकर आई है, और यह मूर्ति तो मीठी माँ की है, और इसने मुझसे बोला था कि मेरी मीठी माँ ने ही मुझे यह मूर्ति दी है। और रानी की यह बात सुनकर आकाश और मीठी दोनों ही शौक हो जाते हैं कि नंदिनी कितनी ज़्यादा झूठी है और वह अपनी बेटी से कितना ज़्यादा झूठ बोल रही है। और फिर रानी एक बात और बोलती है कि पापा, मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ। आपको याद है ना, जब उस दिन हमारे रूम में आए थे नानी के साथ, तो उस रूम में खून पड़ा हुआ था। तो पापा बोलते हैं कि हाँ पापा, वह कलर नहीं था, वह खून ही था। इस चमेली का खून था वो। इसके चोट लगी थी और मैंने इसे पूछा भी था कि तेरे चोट कैसे लगी है, तो इसने मुझे उसका जवाब नहीं दिया था और बोली थी कि गलती से लग गई है चोट। और फिर बोलती है कि पापा, आपको एक बात और याद दिलाती हूँ। याद है जब दादी के कमरे में आग लगी थी, तो उस टाइम पर चमेली मुझसे टकराई थी और इसके हाथ से ब्रासलेट और माचिस की डिबिया भी गिर गई थी। और जैसे ही रानी ये सब बातें आकाश को बताती है, तो आकाश और मीठी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अभी तक जो भी चीज़ें हमारे घर में हुई हैं, वह सारी चीज़ें नंदिनी ने ही की हैं। तभी नंदिनी गुस्से में हो जाती है और जैसे ही वह रानी के पास आती है और रानी को जैसे ही थप्पड़ मारने को होती है, तभी मीठी नंदिनी का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के झटक देती है और बोलती है कि तुझे मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी नंदिनी मीठी को बोलती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तूने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है। तूने तो मेरी बेटी को ही मुझसे छीन लिया है। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।